हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स का कक्षा 12 वालों के लिए फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोग पहले लेसन का 3 लेक्चर कवर किए हैं। 3 लेक्चर आज हमारा जो होगा वो चौथा लेक्चर होगा, यानी चौथा वीडियो होगा। चौथे वीडियो में हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो इसके पहले तीसरे वीडियो में पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, यानी वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं, यानी किसी वस्तु को, किसी बॉडी को चार्ज करने की क्या क्या विधि होती है। ठीक, आज हम लोग का जो हेडिंग होगा वो होगा कि जो वैद्युत बल होता है, कूलाम के द्वारा दिया गया वैद्युत बल का जो नियम है उसमें और गुरुत्वाकर्षण बल में, दोनों में क्या संबंध है। तो आइए चलते हैं, क्या पढ़ेंगे, वैद्युत बल और वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना, कौन सा बल ज्यादा होता है और कौन सा बल कम होता है। क्या दोनों बल मतलब हर जगह समान होंगे या कुछ बदलेंगे भी। ठीक, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक, तो हमारा जो हेडिंग होगा, हेडिंग में वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। हम दोनों बल की तुलना करेंगे कि दोनों बल होते क्या क्या है। तो चलिए इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग पहला पॉइंट इसका लिखेंगे। लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं। तो जो हमारा तुलना होगा, देखिए जो वैद्युत बल होता है वो सदैव दो आवेशों के बीच में लगते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस है, इधर कोई प्लस आवेश है Q1 Q2, तो ये दोनों प्लस प्लस है, तो दोनों में कैसा बल लगेगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो दोनों में एक दूसरे से प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये मान लीजिए प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे, मतलब अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो यदि हमारे आवेश दो समान है, यानी दो पॉजिटिव है, तो हमारा प्रतिकर्षण बल लगता है। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, साइन हमारा क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो कैसा बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मतलब आकर्षण का बल लगेगा। ठीक, तो हम ये देखें कि जो वैद्युत बल होता है वो किन पर निर्भर करता है, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, आवेश की प्रकृति, यानी आवेश का नेचर कैसा है। दो के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों निगेटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा कैसा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण का लगेगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आकर्षण का लगेगा। लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है ये केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ग्राउंड हो गया, और कोई पिंड यहां से छोड़ेंगे, मान लीजिए ये बॉडी का है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मतलब क्लास 11th में 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जब यहां से बॉडी नीचे गिरती है, जब बॉडी को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, नीचे ही आएगा ना, यानी पृथ्वी सदैव उसको अपनी ओर खींच रही है, मतलब सदैव सिर्फ और सिर्फ केवल आकर्षण बल लग रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा जो द्रव्यमान है वो एक ही प्रकार का होता होगा भाई। गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण, द्रव्यमान के कारण, और द्रव्यमान के कारण सदैव हम देखते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सदैव आकर्षण का होता है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी द्रव्यमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ केवल धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। यानी धनात्मक एक प्रकार का होता है, द्रव्यमान की प्रकृति एक ही तरह से होती है, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होती है। इसीलिए हमारा गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का होता है, कौन सा, आकर्षण। लेकिन वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसीलिए वैद्युत बल दो प्रकार का होता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों
प्रकार का हो सकता है। यानी जो हमारा वैद्युत बल होगा या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। डिपेंड करता है कि आवेशों का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है। परंतु हम परंतु लिखें या जबकि लिखें, परंतु जबकि लिख लें, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। यानी हमने ये देखा कि वैद्युत बल दो प्रकार का, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षण। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण लगता है और द्रव्यमान हमारा केवल धनात्मक होता है, जबकि ये जो वैद्युत बल है ये आवेश के कारण लगता है। और आवेश दो प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक। यानी आवेश दो प्रकार का, इसीलिए वैद्युत बल दो प्रकार के, द्रव्यमान एक प्रकार का, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का होता है। ठीक, जो हमारा अगला पॉइंट होगा, अच्छा ये क्वेश्चन ये बनता है कि क्या दोनों, जैसे मान लीजिए एक प्लस आवेश यहाँ पर रखा है कि यहाँ रखा है और दोनों के बीच की दूरी r है, तो हम ये पूछें कि जो लगने वाला वैद्युत बल होगा यह बराबर 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 कर दें, Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। और जबकि दो द्रव्यमान हैं, एक m1 है और दूसरा क्या हो, m2 हो, और दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया r है, तो हम यहां से जो बल निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल G, बोलो यही तो होगा, m1 m2 बटा r स्क्वायर। अब हमने ये देखा कि जो हमारा वैद्युत बल है वो 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 बटा r स्क्वायर और G m1 m2 बटा r स्क्वायर। हम यहाँ पर एक चीज ये देख रहे हैं कि जो ये माध्यम है यानी के है, के क्या है, ऐसा माध्यम, हम इसके पहले आपको के बारे में बता चुके हैं कि ये हमारे माध्यम का परावैद्युतांक है। जो माध्यम है उसका क्या है, परावैद्युतांक है। तो जिस माध्यम में डाला गया है, यानी ये पूरा सिस्टम जिस माध्यम में है उसके परावैद्युतांक को प्रदर्शित करता है के। मतलब क्या हुआ कि वैद्युत बल जो है माध्यम पर निर्भर करता है, या वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल जी की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और इतने इसका नियतांक यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत का कूलाम नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका ध्यान रखिएगा, दोनों का मात्रक समान है, केवल यहाँ केजी स्क्वायर है, यहाँ कूलाम स्क्वायर है। इन्हीं जैसे देखो छोटे छोटे अंतर जानकर ही हम लोग क्या करते हैं, पूरा डिफरेंस याद रखेंगे। तो हमें क्या समझ में आया कि वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये हुआ कि एक आवेश यहाँ रखिए, एक आवेश यहाँ रखिए, दोनों के बीच में हम मोम भर दें, लकड़ी का बुरादा भर दें, कोई भी पदार्थ भर दें, तो इनके बीच लगने वाले बल पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कोई पिंड यहाँ से छोड़ रहे हैं, यहाँ पर इसको पृथ्वी पर जाना है, अब बीच में चाहे जो लेकर आएंगे वो जाएगा तो जाएगा, पृथ्वी जितने बल से खींचना उतने बल से खींचेगी। ठीक है, तो यही ये समझ में आया कि हमारा जो वैद्युत बल है ये माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें जो हमारा अगला पॉइंट होगा क्या लिखेंगे, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, इसके आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल
माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यानी जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट ये क्वेश्चन आता है कि दोनों बलों में कौन सा बल ज्यादा होगा, वैद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब एफ ज्यादा होगा या गुरुत्वाकर्षण बल को हम यहाँ पर ई दे देंगे, यहाँ पर एफ जी नाम देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, यानी कौन सा ज्यादा होगा। तो आइए चलिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए यदि आप भूल जाए कि कौन सा ज्यादा होता है तब भी आप इसको डिफाइन कर ले जाएंगे कि कौन सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए जो हमारा वैद्युत बल का सूत्र होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r², जबकि जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है कैपिटल G m1 m2 बटा r²। अब केवल आप इस क्वांटिटी पर जाइए, जो कांस्टेंट है मतलब जो नियतांक है, केवल इन्हीं पर जाना है हमको। अब जब इस पर जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, जबकि इसका मान क्या होगा 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हमने ये देखा, क्या देखा हमने, देखिए हम ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 10⁻9 प्लस 9 है और इसकी वैल्यू 10⁻11 यानी -11, तो कौन सा ज्यादा होगा, ये तो ज्यादा होगा और ये कम होगा। बोलो तो हम क्या कहेंगे कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कहीं अधिक होती है, कहीं मतलब बहुत ज्यादा होती है, ठीक। तो जो हमारा अगला पॉइंट होगा वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कहीं अधिक होती है, यानी जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कहीं अधिक होती है, कहीं अधिक गुना होती है, ठीक है। चलिए ये तो हमारा था वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। जितना अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर पढ़ा है, चारों लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, वैद्युत आवेश के बारे में पूरा पढ़ दिया, कूलाम का नियम पढ़ दिया है, आवेश संरक्षण का नियम पढ़े हैं, आवेश की क्वांटम प्रकृति पढ़े हैं, मतलब उसका क्वांटाइजेशन कैसा होता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि पढ़ चुके, और क्या पढ़े हैं वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, मतलब फोर्स के बारे में पढ़ चुके कंप्लीटली। अब जो हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं, अभी कुछ न्यूमेरिकल बाकी है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कुछ सवाल लगाएंगे, किस पर, कूलाम के नियम पर लगाएंगे, कुछ फार्मूले लिखे हैं उन पर लगाएंगे। उसके बाद हमारा लोग का अगला होगा क्या, अगला वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके बारे में। चलिए तो हमारा कुछ क्वेश्चन होगा, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए कुछ हमारा एज एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे, कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, 2 स्वतंत्र बिंदु आवेश बिंदु आवेश +q और +4q स्मॉल r दूरी पर स्थित है, ठीक। इनको मिलाने वाली रेखा पर, इनको मिलाने वाली रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह
बिंदु ज्ञात करो जिस पर कोई तीसरा आवेश संतुलन में हो। क्या हो? संतुलन में हो। तो चलिए देखते हैं। हमें ये निकालना है कि जैसे मान लीजिए +q और ये हमारा +4q। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली मान लेते हैं दोनों एक दूसरे से स्मॉल दूरी पर हैं, जिसका नाम ये और भी रेखा है। अब कहा जा रहा है इन दोनों रेखा को मिलाने वाली, इन आवेशों को मिलाने वाली एक रेखा है, +q +4q, ये b, बीच की दूरी कितनी है? r है। कहा जा रहा है इन आवेशों को मिलाने वाली एक रेखा है। अब कहा जा रहा है कि हम एक तीसरा आवेश रखेंगे। अब वो तीसरा आवेश क्या हो? संतुलन में हो। तीसरा आवेश क्या हो? संतुलन में हो। तो हम माना तीसरा आवेश +q है। प्लस माने माइनस मान ले, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जो मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बाद में इसकी क्वांटिटी निकल आएगी। हमें केवल ये देखना है कि पहले यानी +q आवेश से वह दूरी ज्ञात करना है, चाहे इधर या इधर या इधर, जहां पर ये संतुलन में हो। मतलब अब देखिए हम लोग चेक करेंगे। मान लेते हैं ये आवेश यहाँ होता, ये आवेश हमारा +q यहाँ होता, तो आप सोचिए यदि यहाँ होता तो ये इस पर बल लगाता ना। अब ये बल लगाता तो किधर लगाता? प्रतिकर्षण लगाता, बाहर की ओर लगाता। ये क्या करता? ये भी इसको ढकेलता भाई, ये प्लस है इसको बाहर फेंकता, ये वाला प्लस है इसको बाहर फेंकता। अब ये भी इधर बल लगा रहा है, ये भी बल, क्या ये संतुलन में रहेगा? बोलो। ओहो, फिर से देखिए, मान लीजिए +q है, अब इससे कोई बल लगा रहा है +q पर, तो क्या होगा? ये बाहर की ओर जाएगा, और ये जब लगाएगा तो तब भी ये बाहर की ओर जाना चाहेगा, तब दोनों बल की दिशा तो समान हो गई, तो संतुलन में कहाँ रह गया? मतलब इधर संतुलन में नहीं हो सकता। यहां चेक कर ले, यहां भी हमारा सेम प्रोसेस होगा। ये बल लगाएगा बाहर की ओर, बोलो, अरे ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये बाहर क्यों लगाएगा? ये प्लस है, ये भी बाहर क्यों लगाएगा? क्या संतुलन में होगा? नहीं होगा। अच्छा चलो माइनस में होता तो क्या होता? देखो, ये प्लस था, अंदर की ओर खींचता, ये प्लस है, ये भी अंदर की ओर खींचता, फिर भी हमारी इक्विवेलेंट नहीं होता। तो हम इसके बीच में माने कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश P है, सॉरी Q रखा हुआ है, किस बिंदु पर? P बिंदु पर। अब हमने देखा कि ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो कहाँ लगाएगा? बाहर क्यों लगाएगा, जिसका नाम क्या दे दिया? F। किस पर नाम दिया? P पर नाम दिया है, सॉरी P पर बल लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ये पॉइंट लगा रहा है। +4q है, ये भी लगाएगा, ये इधर लगाएगा। अब हो सकता है दोनों बल यदि बराबर हो जाएं, यदि दोनों बल बराबर हो जाएं तो हमारा ये क्या कंडीशन क्या होगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम बल लगाएंगे वो इसके कारण लग रहा है, मतलब P पर लग रहा है, और किसके कारण लग रहा है? B के कारण लग रहा है। कहां से? x दूरी पर। तो मान लेंगे, माना +q से x दूरी पर +q आवेश संतुलित है, ये हम मान लेंगे। ठीक है, अभी कोई जरूरी नहीं कि हो, हम मान लिया कि ये संतुलित है। संतुलन के लिए क्या होना चाहिए कि ये बल और ये बल दोनों क्या हो? बराबर हो। दोनों बल बराबर होंगे तभी तो संतुलन में होगा। तो F PB, P पर B के कारण, F PA मतलब P पर A के कारण, फॉर्मूला का ये 1/4πε0। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी, ये बल लग रहा है ना, सॉरी
P पर B के कारण मतलब इसके कारण लग रहा है। यहां से यहां तक की दूरी तो पूरा R है, इतना x है। बोलो पूरा R है, इतना x है, तो ये क्या हो जाएगा? R माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? बोलो होगा ना? बिल्कुल होगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? Q1 Q2 मतलब 4Q इंटू कैपिटल Q बटा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर लगाओ। ये वाला बल ले लो P ए के कारण। अब P ए के कारण क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बटा दूरी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इनसे ये कट जाएंगे और इनसे ये दोनों कट गए, बचा क्या? 4/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर। वर्गमूल वगैरह लेंगे तो आ जाएगा 2/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इनको काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x बराबर r माइनस एक्स, एक्स तो डल है ये, तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा ना, मतलब r/3 यानी प्लस क्यू आवेश से r/3 दूरी ऐसी होगी जिस पर प्लस क्यू आवेश रखने पर आवेश क्या हो? संतुलन में हो। अतः प्लस क्यू से r/3 इकाई की दूरी पर या मात्रक की दूरी पर प्लस क्यू आवेश या तीसरा आवेश रखने पर निकाय या परस्पर संतुलित होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? फिर से समझिए। हम देखेंगे कि दोनों को मिलाकर रेखा होगी, यहाँ रखेंगे तो दोनों बल का दिशा समान आ गया, यहाँ संतुलित नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी दोनों बल की दिशा समान आ रही है। हमने बीच में एक पॉइंट ऐसा लिया जिस पर देखा कि कुछ बल इधर आ रहा है, कुछ इधर। हमने यहाँ से यहाँ तक की x दूरी मानी, दोनों का हमने फार्मूला लगा दिया है। उसके बाद x की वैल्यू r/2 सिंपली मैथमेटिक्स लगाकर सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, वो भी थोड़ा हमारा कंपटीशन लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा एग्जांपल जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है एक वर्ग के दो विपरीत कोणों में से कोने पर प्लस क्यू व अन्य दो विपरीत कोणों पर प्लस क्यू व अन्य दो विपरीत कोणों पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक, प्लस क्यू पर परिणामी बल शून्य हो तो क्यू व कैपिटल क्यू में संबंध ज्ञात करो। ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये मान लेते हैं एक वर्ग है। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद खुद ट्राई कीजिए, ये नहीं लगेगा तब देखिए। चलिए करिए, कर चुके? चलो मैं करा रहा हूं, आप लोग करके देखिएगा। मान लेते हैं नाम क्या है, ये बी सी डी। यहां पर हम मान लेंगे प्लस क्यू आवेश है तो यहां पर प्लस क्यू, क्योंकि दो विपरीत कोणों पर रखा है।
यहाँ पर कैपिटल क्यू तो यहाँ पर भी कैपिटल क्यू। हम मान लेंगे जो हमारा वर्ग है उसकी सभी भुजाएं कितनी हैं? वर्ग क्या होता है इसका? ऑल साइड इज इक्वल। ठीक, सभी भुजाएं बराबर हैं। हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमारा कितना बल लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा बल लगेगा इसका हम लोग पहले देखिए वेक्टर क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। तो ये क्यू है, ये आवेश, सॉरी ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। तो हम मान लेंगे ये प्लस ये भी प्लस, तो इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा नीचे की ओर, और जिसका क्या नाम देंगे? F1 नाम दे दीजिए। ये प्लस क्यू ये भी क्यू, मतलब दोनों आवेश समान है, यहाँ भी यहाँ भी, मतलब जितना बल ये होगा उतना ही बल ये भी होगा। क्यों? अच्छा देखिए ये बल इधर लगाएगा, इसका भी नाम हमने F1 दे दिया। अब दोनों हमने बराबर बल का नाम दिया, इसीलिए दिया कि ये जितनी दूरी उतनी दूरी ये, जितना आवेश ये उतना आवेश, तो दोनों हमारा बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें देखना ये है कि जो ये तीसरा आवेश है ये कितना बल लगाएगा। तो ये इस पर कुछ ऐसे बल लगाएगा, तो हम मान लेंगे इसका जो बल होगा इसका नाम F2 नाम देंगे। क्या नाम देंगे? F2 नाम देंगे। अब देखिए कोई भी ये तो वर्ग होगा तो इसका पूरा कोण 90 अंश होगा। ये तो मैं आधे की बात करूं तो 45, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 45, या पूरा 90, तो ये भी पूरा 90 शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद हमने बीचों बीच में खींच दिया अर्धक, तो 45। अब बताइए ये बल हमारा जो हम लोग बहुत वेक्टर में पढ़ चुके हैं, ये x हो, ये y हो, यहाँ पर वेक्टर b हो, जो भी थीटा कोण बना रहा हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं? b cos थीटा, इसको b sin थीटा लिखते हैं ना? लिखते हैं, बोलो लिखते हैं ना? तो देखिए जिसके साथ कोण बनाएगा उसको क्या लिखेंगे? और देखिए हमारा टारगेट जो होगा मतलब होगा कि सभी बल जो 3 दिशाओं में है वो केवल एक दिशा में आ जाए। अब F1 जो है इसके साथ कोण बना रहा है तो क्या हो जाएगा? F1 cos 45, तो एक तीसरा कंपोनेंट इसका तीसरा घटक आएगा जिसका नाम F1 sin 45 हो जाएगा। ऐसे ये इसके साथ बना रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? F1 cos 45 अंश, तो इसका तीसरा घटक क्या जाएगा? F1 sin 45 अंश। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा परिणामी बल टोटल बल है वो कितना आ रहा है? F1 cos 45 प्लस F1 cos 45 प्लस F2, बाकी ये दो घटक हैं। अब देखिए दो के दोनों बल बराबर हैं, कोण भी समान है, दोनों की दिशा क्या है? विपरीत, तो ये बल इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक चीज और देख लीजिए, जिसमें मान लीजिए यहाँ पर ये दूरी ये है, ये दूरी ये है, तो गौर से देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज की ये मान लेते हैं आधार है, ये लंब है, तो दोनों भुजाएं यदि ये है तो ये कर्ण कितना हो जाएगा? √2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग परिणामी बल निकालते हैं, या परिणामी बल टोटल बल निकालेंगे। तो F नेट मतलब टोटल बल, अच्छा एक F1 मतलब 2F1 cos 45 प्लस F2। अब ये कह रहा है नेट बल 0 है, इसको शून्य कर दीजिए। 2 ऐसे F1 का मान कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटा दूरी का वर्ग इंटू cos 45। अब cos 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2। F2 का मान कितना हो जाएगा? हमारे F2 का जो मान होगा आवेश गुणे आवेश, मतलब पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान लगाएंगे, सॉरी कांस्टेंट लगाएंगे, क्यू इंटू क्यू बटा दोनों के दूरी का वर्ग। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो देखिए √2 का स्क्वायर। अच्छा जो समान चीजें हैं उसको भाग कर देंगे कि 0 है, तो यहाँ पर कैपिटल क्यू दोनों में है तो काट दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको भी हटा दीजिए, तो बचेगा 0 बराबर 2 स्मॉल क्यू अपान ये स्क्वायर इंटू √2 प्लस ये हट गया, क्यू हट गया, केवल क्यू बच गया, और ये 2 हो जाएगा इंटू ये स्क्वायर, एक को इधर ले आइए तो जाएगा कैपिटल क्यू अपान 2 स्क्वायर बराबर माइनस 2 क्यू अपान ये स्क्वायर इंटू √2। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया। अब देखेंगे कैपिटल क्यू बराबर आ जाएगा
इसको हम √2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा -√2 इंटू क्यू। ये ग्राफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 2 लग जाएगा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि यदि दोनों कोनों पर -2√2 क्यू आवेश रख दिया जाए तो ये हमारा इस पर जो टोटल बल लगेगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, ओके दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब जो हमारा अगला लेक्चर यानी अगला वीडियो होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र पर अलग अलग होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र पर होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उनके मात्रकों पर होगा। फिर हम लोग बहुत अच्छे डेरिवेशन इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।